हाय एवरीवन गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरटीपी विच हैज़ बीन इशूड बाय आईसीआई फॉर दी सितंबर 25 अटैम्प्ट, जो भी अटैम्प्ट आने वाला है। आई एम गोइंग टू सॉल्व आरटीपी ऑफ पेपर नंबर 4 विच इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इज प्राइमरीली एम्ड एट। जीएसटी इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? टू रिप्लेस डायरेक्ट टैक्सेस विद इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इनकम टैक्स को रिप्लेस करने नहीं आया था, डायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने नहीं आया था, जीएसटी रिप्लेस करने आया था इनडायरेक्ट टैक्स को। सेकंड पढ़ते हैं, टू यूनिफाई द वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू अ सिंगल सिस्टम। आई गेस आपने सुना होगा जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स। पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, उन सबको रिप्लेस करा जीएसटी ने। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बट हम सी और डी भी पढ़ेंगे। सी में कह रहे हैं टू इंक्रीज द टैक्स बर्डन ऑन लोअर इनकम ग्रुप्स। नहीं, जीएसटी का पर्पस ये नहीं है। डी, टू एलिमिनेट द टैक्सेशन ऑफ सर्विसेज। जीएसटी सर्विसेज पे भी लगता है, तो आंसर डी भी नहीं है, सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी स्टडीज हाउ अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। फ्री एंटरप्राइज का मतलब होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है। कह रहे वहाँ पे हाउ डू माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी स्टडीज हाउ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी डिटर्मिन्स द प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ सर्विसेज, प्राइस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ इनके पास फ्रीडम होती है, ये तीनों ही चीज़ों के खुद प्राइजेस डिसाइड कर सकते हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम तीनों को स्टडी करते हैं, गुड्स को भी, सर्विसेज को भी। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एसेट्स। थर्ड, विद इन द रेलिवेंट रेंज आइसोक्वेंस आर। आइसोक्वेंस की शेप क्या होती है? आइसोक्वेंस कॉन्वेक्स होते हैं, ये प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। दीज शो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स। They show various combination of two inputs which give same output. So isoquants are negatively sloped, true. They are convex to the origin, true. They cannot cross, true. Answer is all of these. Isoquants parallel होते हैं, मतलब एक isoquant पे अगर output 100 यूनिट्स है तो अगला isoquant बनेगा मे बी 200 यूनिट्स का। सो आइसोक्वेंट्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। आइसोक्वेंट का टॉपिक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन चैप्टर का है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है इंडिफरेंस कर्व वाले टॉपिक से। इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और आइसोक्वेंट प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट फॉर्मूला? टी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू क्यू। सी, आपको ये पता होगा कि ए सी इज इक्वल टू टी सी अपॉन क्यू। सो टी सी का फॉर्मूला ए सी इंटू क्यू, ये तो करेक्ट है, ये तो ट्रू है। इन्होंने पूछा इनकरेक्ट फॉर्मूला। सिग्मा एम सी इज इक्वल टू टी सी। ऑल राइट, सिग्मा एम सी मतलब हर एडिशनल यूनिट पे जो कॉस्ट लग रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एडिशनल यूनिट पे जो कॉस्ट लग रही है, अगर हम उन सबको ऐड करते तो क्या टीसी आ जाएगा? ये फॉल्स है, क्योंकि जो हर एडिशनल यूनिट पे कॉस्ट लगती है वो तो वेरिएबल कॉस्ट होती है, पर टोटल कॉस्ट में वेरिएबल भी आती है और फिक्स्ड भी आती है। अगर ये यहाँ पे ये लिखते हैं ना सिग्मा एम सी प्लस टी एफ सी इज इक्वल टू टी सी, तो ये आंसर सही हो जाता, बट बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। आंसर इज बी, बट बाकी भी पढ़ लेते हैं। देखो जो मैंने अभी बोला था वो डी ऑप्शन में भी दे रखा है ना, डी तो करेक्ट है फॉर्मूला। और सिग्मा एम सी इज टी वी सी, यस, कि हर एडिशनल यूनिट पे जो कॉस्ट लग रही है वो टी सी के बराबर नहीं होती, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 5, जितना मुझे याद आ रहा है आई गेस हमारे आईसीआई की आंसर की में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर गलत दे रखा है, वो आंसर गलत दे रखा है। दी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर व्हेन। मतलब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर बहुत इजीली किसी सब्सटीट्यूट पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये कब हो पाएगा? कह रहे गुड्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स। एब्सोल्युटली ट्रू, अगर क्लोज सब्सटीट्यूट्स होंगे तो मेरे वहाँ शिफ्ट होने के चांसेस बहुत हाई है। देर इज़ अ लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग। एब्सोल्युटली ट्रू, कि मुझे एक गुड से दूसरे गुड में जाने में ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा, तो मैं तो ईजिली ही चली जाऊँगी दूसरे पे अगर वो सस्ता हुआ तो। देर इज़ अ लोअर इनकन्वीनियंस वाइल शिफ्टिंग वाइल स्विचिंग, ये भी ट्रू है, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। आंसर की में मुझे लग रहा है कि कोई और आंसर दे रखा है, बट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? एक ही प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। तो कह रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब प्रॉफिटेबल होगी, कब काम आएगी हमारे लिए? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स विल बी डिफरेंट। इलास्टिसिटी विल बी डिफरेंट मतलब इलास्टिसिटी मीन्स बायर कैसे रिएक्ट कर रहा है। देखो अगर बायर कुछ खास रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं उससे प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लूँगी। मतलब जहाँ पे डिमांड, जहाँ पे इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होगी, मैं उनसे प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लूँगी। बट जहाँ के बायर्स बहुत सेंसिटिव है, मनी सेंसिटिव है, जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, मतलब उनकी डिमांड इलास्टिक है, उन्हें मैं डिस्काउंट ऑफर कर दूंगी। तो किसी से प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लूँगी, किसी से कम। जिनकी डिमांड इन इलास्टिक है, जिन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्राइस राइज करके फ़ायदा उठा लूँगी। और जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, वहाँ पे प्राइस फॉल करके हम फ़ायदा उठाएंगे। So answer is A. Question number 7. According to Hicks and Allen's, the demand curve slopes downwards due to. I guess आपको ये याद हो, law of diminishing marginal utility was given by Alfred Marshall, and income effect and substitution effect has been given by Hicks and Allen's.
सो आंसर इज बी. बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू मार्शल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू ड्यू टू, तब आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 8, फुल कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड. फुल कैपेसिटी का मतलब है देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी, एवरीथिंग इज परफेक्ट. ये परफेक्ट वाली सारी सिचुएशन होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. 9th, एनवेलप कर्व इज ऑल्सो नोन एज. वेरी इजी क्वेश्चन. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इसके और भी नाम होते हैं जैसे कि प्लानिंग कर्व, एंड इट इज़ ऑल्सो बोट शेप्ड. मतलब इसकी शेप ऐसे होती है, यू भी बोल सकते हैं बट ये थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ सा यू होता है, इसको बोट शेप्ड बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स इज नॉट इंडिकेटेड एज. देखो 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं. चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल का टॉपिक है. लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स और कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स. तो इनमें से कौन सा कोइंसिडेंट इंडिकेटर नहीं है? न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट. इसके तो एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं. क्वेश्चन नंबर 11th, which of the following is not typically used, which of the following is not typically used as a fiscal policy measure to control inflation. Okay, fiscal policy का मतलब होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी. तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है. याद रखना, इंटरेस्ट रेट्स का गवर्नमेंट से लेना देना नहीं होता, वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है. तो वैसे तो मुझे एक झलक में समझ आ गया कि आंसर डी है, बट बाकी ऑप्शंस भी स्टडी करते हैं. इन्फ्लेशन के समय इसमें से वो कौन सा काम नहीं करेगी? कह रहे इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. इन्फ्लेशन के समय ये तो इस क्वेश्चन में एरर है, क्योंकि इन्फ्लेशन के समय हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी तो नहीं बढ़ाएंगे. इन्फ्लेशन के समय तो हम, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है इन्फ्लेशन, तो गवर्नमेंट तो अपने एक्सपेंसेस कम करेगी. ठीक है ना, एक सेकंड देखते हैं. गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कम करेगी, ठीक है, और टैक्सेस बढ़ाएगी, ये तो ट्रू है. ठीक है, ये तो है मेजर. क्वेश्चन पूछा कौन सा मेजर नहीं है, तो ये तो मेजर है. सेकंड कह रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स कम करेगी, ये भी ट्रू है. तो बेटा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है. आंसर ए भी सही लग रहा है, डी भी सही लग रहा है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होंगी तो मैं डी टिक करूंगी, क्योंकि डी तो पॉसिबल ही नहीं है कि फिजिकल पॉलिसी में आ ही नहीं सकता है इंक्रीजिंग रेट्स. और मैं आपको बता दूं एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो आंसर की में ये दे रखा होगा कि ए एंड डी बोथ आर करेक्ट. आप ए टिक करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आप डी टिक करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. दोनों मत टिक करना, फिर नहीं मिलेंगे मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 12, a change in the reserve ratio will directly affect the reserve ratio. क्या होती है? LRR, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR. इसका पर्पस क्या होता है? मनी सप्लाई को चेंज करना. सो आंसर विल बी मनी सप्लाई. कॉन्सेप्ट मनी सप्लाई से रिलेटेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ रिकार्डोज थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज. कंपेरेटिव एडवांटेज मीन्स हम कंपेयर करते हैं दो कंट्रीज के कि सेम लेवल ऑफ इनपुट पे, कि 1 घंटा वो उनकी लेबर काम करे, 1 घंटा इनकी लेबर काम करे, तो कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है. जो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं फिर उनको वही चीज़ बनानी चाहिए. पढ़ते हैं, कह रहे 2 कंट्रीज ईच स्पेशलाइजिंग इन द गुड कैन प्रोड्यूस मोस्ट एफिशिएंटली विल बोथ गेन फ्रॉम ट्रेड. तो ये तो ट्रू होता है रिकार्डो में, कि दोनों कंट्रीज को कंपेयर करो, जो ज़्यादा एफिशिएंटली बनवाएगी उससे बनवा लो. रिसोर्सेज आर इमोबाइल बट मोबाइल विद इन अ कंट्री. ये भी असम्पशन ट्रू होती है. हम ये अज्यूम करते हैं कि लेबर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जा पा रही है. ट्रेड अकर्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के बारे में तो बात ही नहीं करता रिकॉर्डर, तो आंसर तो ये है. बोथ कंट्रीज कैन बेनिफिट इवन इफ वन कंट्री इज लेस एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स. एब्सोल्युटली ट्रू. कंपैरेटिव में यही फायदा होता है, ये असम्पशन है. आंसर इसका सी है. डी में लिखा हुआ है कि दोनों कंट्रीज का फायदा होगा, भले ही एक कंट्री थोड़ी सी कम बेटर है इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स. क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज में हम पता क्या देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री दोनों कुछ बनाने में बेटर है, तो हम ये देखेंगे किस गुड बनाने में ज़्यादा बेटर है, और जिसमें कम बेटर होगी वो हम दूसरी कंट्री को दे देंगे कि आप उन गुड्स को प्रोड्यूस कर दो. तो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 4, if a country's currency is depreciating it means that, if a country's currency is depreciating, अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, हमारी करेंसी देखो इस चीज ऐसे क्वेश्चंस को करने में ना, ये चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड का क्वेश्चन है. बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं. इनको करने की थोड़ी सी ट्रिक होती है. आप पहली बात तो ये समझ लो कि अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो उनकी अप्रिशिएट हो रही है. ठीक है, फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है. जो अप्रिशिएट होती है ना, जिसकी भी करेंसी अप्रिशिएट होती है ना, वो खुश होता है, उसका फायदा होता है, वो दूसरी कंट्री के गुड ज़्यादा खरीदता है. तो अगर हम डेप्रिशिएट हो रहे हैं ना, तो हम कम खरीदेंगे, मतलब हमारे इम्पोर्ट्स विल फॉल बट आवर एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज. सो ऑप्शन देखते हैं. कह रहे डोमेस्टिक करेंसी इज इंक्रीजिंग इन वैल्यू. ये तो फॉल्स है, क्योंकि हम तो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, हमारी वैल्यू बढ़ नहीं रही है. कंट्रीज एक्सपोर्ट्स विल बिकम मोर एक्सपेंसिव. नहीं, एक्सपेंसिव नहीं होंगे, मैं तो कह रही हूँ एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे. बढ़ने का मतलब है एक्सपोर्ट्स हमारे
चीपर हो रहे हैं। अगला सही है, कंट्रीज एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर फॉर द फॉरेन बायर्स, आंसर इज सी। डी कह रहे हैं सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड नहीं है इसका मतलब, वैसे पढ़ लेते हैं ये भी चीज़। सेंट्रल बैंक इज एक्टिवली इंक्रीजिंग दी सप्लाई ऑफ मनी। देखो हम यहाँ पे मनी सप्लाई की बात नहीं करेंगे, हम डेप्रिसिएशन में, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं। Question number 15th. Which of the following is a primary objective of India's 5-year plans? To control foreign trade, control नहीं करना. To promote balanced economic growth across all regions, growth का objective होता है. To discourage the private sector, नहीं. To ensure foreign aid की बात हम बाद में करेंगे. So answer is B, GDP promote करना. ये हर इंडिया के 5-year plans का objective होता है. Current account deficit refers to the excess of. अगर deficit है इसका मतलब, और करंट अकाउंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है, तो डेफिसिट का मतलब है एक्सेस ऑफ, इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्सेशन तो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड कर्ब इन्फ्लेशन, एब्सोल्युटली राइट। अगला, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ थ्रू करेंसी डीवैल्यूएशन, करेंसी की डीवैल्यूएशन तो करना ही अलाउड नहीं है हमें। टू इंश्योर अ बैलेंस बजट फॉर द गवर्नमेंट, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, जिसमें हम एग्रीगेट को स्टडी करते हैं, सो आंसर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्म्स एंड एन इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, अलग अलग। मोनोपोलिस्ट तो अकेला बंदा है, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, सब्सटीट्यूट ही नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में तो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस, सो आंसर इज सी। मोनोपोलिस्टिकली ये भी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओलिगोपोलिस्ट में चॉइस होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, परफेक्ट ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। वैसे ओलिगोपोली के और भी टाइप्स हैं, बट अगर प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो हम बोलते हैं प्योर ओलिगोपोली, और अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तो हम बोलते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। और प्योर ओलिगोपोली का एक और भी नाम होता है परफेक्ट ओलिगोपोली। क्वेश्चन नंबर 20, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब होता है कि हमने मार्केट में थोड़े से पैसे डाले हैं जिसकी वजह से नेट इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करिए, हमने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करी है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। सो आई कैन सी आंसर इज बी, मैग्निफिकेशन ऑफ एन इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग। हमने इकोनॉमी में थोड़ा सा पैसा खर्च करा है लेकिन उसका नेट इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, विच वॉज गिवन बाय केन्स। Question number 21, which is the primary method for calculating national income using the income method? इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर्स को ऐड करते हैं, ये तो एक्सपेंडिचर मेथड होता है। वैल्यू एडेड वाला वैल्यू एडेड मेथड होता है, ये कोई मेथड होता नहीं है, आंसर इज बी। हम सारे फैक्टर इनकम्स को ऐड कर देते हैं, जिसने जहाँ से भी इनकम अर्न करी है उन सबको ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ कॉम्पोनेंट ऑफ M1? M1 में क्या क्या आता है? करेंसी इन सर्कुलेशन। Which of the following is included in M2 as compared to M1? M2 checks वगैरह, M1 because checks are related to your इसका, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मिस्टेक है, इन्हें पता क्या लिखना चाहिए था। एक्चुअली M1 में कासा आता है, करंट अकाउंट भी आता है, सेविंग अकाउंट भी आता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम बी टिक करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि ये सेविंग डिपॉजिट्स हैं ऑफ पोस्ट ऑफिस, वो M2 में आते हैं। सो इसको आप आंसर बी टिक करना अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम होता है जो आपने मेहनत से कमाई है, सो आंसर इज प्रॉफिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन रिसोर्सेज बीइंग ओवर यूज्ड? अगर रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो गवर्नमेंट उस पर क्या कर सकती है, रेगुलेशंस लगा सकती है ताकि लोग कम यूज़ करें, रूल्स लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। So guys, here we have solved all the 25 questions of RTP. You must do RTPs for your exam. At least पिछले 2 साल के RTPs ज़रूर करें हर सब्जेक्ट के। I'll see you in the next video. Thank you so much जी, bye bye.